जी नेक्स्ट हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना था। अ बिजनेस एम्प्लॉयज टू ग्रेड्स ऑफ लेबर इन इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ग्रेड ए वर्कर्स आर कंसिडर्ड डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज और पे किया जाता है उन्हें $10 पर आवर के हिसाब से। ग्रेड बी वर्कर्स जो है वो इनडायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज़ हैं और इन्हें $6 पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाती है। इन अ वीक जस्ट एंडेड ग्रेड ए लेबर वर्क 30 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, 10 आवर्स ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर, मतलब 10 घंटे जो उसने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर में काम किया है दैट इज सेड टू बी डायरेक्ट लेबर, एंड द 20 आवर एज जनरल ओवर टाइम। जो जनरल ओवर टाइम हो वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है। ग्रेड बी लेबर वर्क 45 आवर्स टाइम ऑफ ओवर टाइम, तो 45 आवर्स उन्होंने ओवर टाइम काम किया है एज अ जनरल ओवर टाइम और ये सारे का सारा जनरल ओवर टाइम है। ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ के हिसाब से पेमेंट की जाती है यानी नॉर्मल रेट का 1.5 टाइम्स। What would be the total amount of pay for overtime worked in the week that is considered to be direct labor? तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करनी है। रिमेंबर डायरेक्ट लेबर आपके पास जो डायरेक्ट वर्कर हैं उनकी वेजेस डायरेक्ट लेबर में आती हैं, इनडायरेक्ट वर्कर की वेजेस इनडायरेक्ट लेबर में आती हैं। सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर की वो वेजेस आपके पास डायरेक्ट लेबर कंसिडर की जाती हैं कि जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे हो। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड वी के वर्कर ने जो जनरल ओवर टाइम किया है तो वो आपका इनडायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई किया जाएगा, डायरेक्ट लेबर में नहीं। सो यहाँ पे आपके पास जो 32 ग्रेड्स ऑफ लेबर में 30 आवर्स जो काम किया गया है ओवर टाइम, इसकी पेमेंट हम कंसिडर करते हैं। इन 30 आवर्स की पेमेंट बेसिक रेट पे जो कि $10 है, ग्रेड ए का लेबर $10 है, $10 के हिसाब से पेमेंट की जाती है तो ये आ जाएगी 300। और जो इन्होंने ओवर टाइम किया है उसमें से 10 आवर्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर है, उन 10 आवर्स की प्रीमियम अमाउंट, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट, क्योंकि बेसिक तो हम सारी की सारी कंसिडर कर चुके हैं 30 आवर्स में, ये जो 10 आवर्स की प्रीमियम अमाउंट है $5 ये आपकी डायरेक्ट लेबर में शामिल होगी। रिमेंबर दैट इस डायरेक्ट ग्रेड ए लेबर के हवाले से ये 5 की कैलकुलेशन, प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे की जा रही है कि ओवर टाइम रेट उन्होंने कहा टाइम एंड हाफ है, टाइम एंड हाफ, जिसका मतलब है 10 अगर आपका नॉर्मल रेट है उसका 1.5 टाइम्स यानी 15 आपका ओवर टाइम रेट है। इस 15 के ओवर टाइम रेट में 10 आपका बेसिक रेट है और 5 प्रीमियम है। तो जो 30 आवर्स का बेसिक रेट की पेमेंट थी $10 की वो तो डायरेक्ट लेबर है ही, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 आवर्स हैं कि जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे ओवर टाइम किया गया है तो उसका प्रीमियम भी आपके लिए डायरेक्ट लेबर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज करेंटली एक्सट्रीमली बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्कड, हाउ वुड द कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम पेबल टू डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज नॉर्मली बी ट्रीटेड? तो आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम को नॉर्मली ट्रीट कैसे करते हैं, जनरल ट्रीटमेंट उसकी होती है कि वो इनडायरेक्ट लेबर है और वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड में क्लासिफाई की जाती है, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। रिमेंबर बट दे हैव सेड हाउ वुड द कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम पेबल टू डायरेक्ट लेबर इज नॉर्मली बी ट्रीटेड। आप ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रहे हैं और नॉर्मल ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज किया जाता है। Which one of the following would be classed as indirect labor? Assembly worker in a firm? No, assembly worker आपकी direct labor में आते हैं। A store assistant in a factory store, ये आपके लिए indirect labor है। नेक्स्ट है अ प्लास्टर इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्म, तो ये आपके पास डायरेक्ट लेबर है कंस्ट्रक्शन फर्म में, प्लास्टर जो प्लास्टर वगैरह करता है, प्लस्तर करता है। एन ऑडिट क्लर्क इन द फर्म ऑफ ऑडिटर, ये भी आपके लिए डायरेक्ट लेबर कंसिडर किया जाएगा। तो आपके पास स्टोर असिस्टेंट जो फैक्ट्री के स्टोर में जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका स्टोर असिस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है, काम नहीं कर रहा डायरेक्टली प्रोडक्शन के हवाले से, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट लेबर है। What is cost apportionment? First है charging discrete identifiable item of cost to cost center और cost unit, जो आपके पास वाज़े identifiable ऑलरेडी हैं उन्हें जो आप cost center को चार्ज करते हैं तो ये आपके लिए allocation है। The collection of cost attributable to cost center and cost unit using the costing method applied by the business.
आपके पास कॉस्ट अपोर्शनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके पास कॉस्ट को एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आपके लिए कॉस्ट अपोर्शनमेंट आती है। तो थर्ड में भी द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, ये भी नहीं है इस्टेब्लिश करना है। द डिवीजन ऑफ कॉस्ट बिटवीन टू और मोर कॉस्ट सेंटर्स इन प्रोपोर्शन टू एस्टिमेटेड बेनिफिट, ये आपके लिए डिवीजन करना आपकी कॉस्ट अपोर्शनमेंट है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय टू ग्रेड्स ऑफ लेबर इन मशीनिंग डिपार्टमेंट, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड ए के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज़ ट्रीट किया जाता है। ग्रेड बी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। ग्रेड एम्प्लॉयज़ को $8 पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाती है, ग्रेड बी को $6। बेसिक वर्किंग वीक इनका 40 आवर्स है। आवर टाइम को टाइम प्लस 50%, यानी अगर हम ग्रेड ए के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनका $8 रेट है। 8 में 8 ही का 50% अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास रेट आ जाता है 12। तो डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम रेट 12 आ जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम रेट 6 प्लस 50% ऑफ 6, ये आपके पास 50% ऑफ 6 3 आ जाता है। 6 प्लस 3 9 आपके पास ओवर टाइम रेट आ जाएगा। देर आर 10 ग्रेड एम्प्लॉयज़, 10 आपके पास ग्रेड एम्प्लॉयज़ हैं यानी डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, एंड 6 ग्रेड बी एम्प्लॉयज़। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक ईच ग्रेड एम्प्लॉय वर्क फॉर 45 आवर्स। नॉर्मल उनके वर्किंग आवर 40 थे, अगर वो 45 आवर्स काम कर रहे हैं इसका मतलब है 5 आवर्स का ओवर टाइम किया जा रहा है। एंड ईच ग्रेड बी एम्प्लॉय वर्क फॉर 43 आवर्स, यानी ग्रेड बी के एम्प्लॉयज़ ने 3 घंटे ओवर टाइम किया है। द ओवर टाइम वॉज नेसेसरी ड्यू टू स्टाफ सिकनेस, तो ये जनरल ओवर टाइम है, किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। दे आर आस्किंग अस व्हाट विल बी द चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द वीक। आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट लेबर आपने कैलकुलेट करनी है। तो इस सिलसिले में पहली बात अगर हम देखें, जो इनडायरेक्ट आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जितनी भी वेजेस होंगी, चाहे वो नॉर्मल रेट की हैं चाहे वो ओवर टाइम की हैं, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट होंगी। तो नॉर्मल एक लेबर की बात करें तो उसके 40 बेसिक आवर्स हैं, उन 40 आवर्स की पेमेंट $6 के हिसाब से आ जाती है 240। और उसने चूंकि 43 आवर्स हर लेबर ने काम किया, इसका मतलब है 3 आवर्स ओवर टाइम काम किया। ओवर टाइम का रेट 9 है, तो सारे का सारा चूंकि आपका इनडायरेक्ट है इसलिए इकट्ठा लिख रहे हैं, तो 3 9 27। सो टोटल 267 की पेमेंट एक लेबर की आपकी इनडायरेक्ट लेबर है, जबकि ग्रेड बी के टोटल 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये आ जाती है 1602 की पेमेंट, ये आपके पास आ जाएगी इनडायरेक्ट लेबर की। रिमेंबर, ग्रेड ए के 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रेड बी के 6 एम्प्लॉयज़ हैं। पहले हमने कैलकुलेट की कि एक एम्प्लॉय की कितनी पेमेंट बनती है। अगेन इस बात को कंसिडर कर लें, 40 जो है आपके पास बेसिक आवर्स हैं, राइट, और बेसिक आवर की बेसिक रेट पे पेमेंट यानी $6 पे पेमेंट 240 आ गई। जबकि 3 आवर्स, कैसे पता चला 3 आवर्स ओवर टाइम है, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग आवर 40 हैं, एक्चुअली वो 43 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ये 3 आवर्स आपके पास ओवर टाइम आ गया। ओवर टाइम का रेट हमने कैलकुलेट किया था, दिस वाज 6 प्लस 50% ऑफ 6 इज इक्वल टू 9, तो ये रेट आया था। तो 3 आवर्स का 9 के हिसाब से रेट आपका 27 आ गया। टोटल एक लेबर की पेमेंट बन गई 267, ठीक है। लेकिन 6 चूंकि एम्प्लॉयज़ हैं तो 6 एम्प्लॉयज़ की पेमेंट 267 इंटू 6, ये आ जाती है 1602, राइट। अब सेकंड बात हमने ये देखनी है कि जो आपके डायरेक्ट लेबर हैं उनका जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो भी आपकी इनडायरेक्ट लेबर में आता है। तो डायरेक्ट लेबर ने 5 घंटे ओवर टाइम किया और उनका सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम रेट नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम कितना बनता है उनका, ये तो हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ ना, 8 प्लस 50% ऑफ 8 इज इक्वल टू 12। ओवर टाइम प्रीमियम इसमें से 50% ऑफ 8 है, यानी 4 रुपीज़ आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम है। तो 5 आवर्स का 4 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम बन जाता है 20। बट देर आर हाउ मैनी डायरेक्ट एम्प्लॉयज़, देर आर हाउ मैनी डायरेक्ट एम्प्लॉयज़, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ इन टोटल 10 हैं, तो 20 इंटू 10 ये आ जाएगा 200, और टोटल 1802 की इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी।
उसके बाद क्वेश्चन ये है, द पेरोल डिपार्टमेंट हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ अबाउट द पे फॉर एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट एक्स. पेमेंट टू एम्प्लॉइज 7500, इनकम टैक्स 2500, एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन 1200 और एम्प्लॉयर्स स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन 2000 है. व्हाट आर द ग्रॉस वेजेस? तो ग्रॉस वेजेस फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ उन्होंने पूछी हैं. तो ग्रॉस वेजेस में आपके पास नेट अमाउंट जो आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं यानी 7500 प्लस इनकम टैक्स की जो डिडक्शन की गई 2500 और एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं. रिमेंबर, दो फार्मूले आपको बताए थे, कॉस्ट चार्ज फॉर एम्प्लॉयर, उसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी ग्रॉस वेजेस में ऐड कर दी जाती है. जबकि नॉर्मली आपके पास ग्रॉस वेजेस या आप नेट वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट वेजेस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वेजेस में से एम्प्लॉय की डिडक्शन माइनस कर दी जाती है. ठीक है. अब अगर ग्रॉस वेजेस में से एम्प्लॉय की डिडक्शन माइनस करते हैं तो नेट वेजेस आती हैं. तो ग्रॉस वेजेस कैसे आएंगी? नेट वेजेस में एम्प्लॉय की डिडक्शन ऐड करके, नेट वेजेस में एम्प्लॉय की डिडक्शंस ऐड करके. नेक्स्ट डिपार्टमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट जी दैट वुड बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ. अब आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट पूछी गई है. अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात हुई कि कॉस्ट चार्ज फॉर एम्प्लॉयर में ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड की जाती है. कॉस्ट चार्ज फॉर एम्प्लॉयर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड कर दी जाती है. तो ग्रॉस वेजेस यहाँ पे 23,000 है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 3500 है. ऐड कर दी जाएगी तो ये 26,500 आ जाएगा. ये यूनिट के हवाले से क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ एडिशनल यूनिट क्वालिफाई करते हैं, रिजेक्टेड यूनिट नहीं. उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने 380 यूनिट बनाए थे, 35 उसमें से रिजेक्ट हो गए. इसका मतलब है 345 यूनिट का उन्होंने हिसाब करना है. तो 345 इंटू पॉइंट 345 की यूनिट की हमने कैलकुलेशन करनी है. तो इसके लिए क्या किया जाएगा? पहले 200 यूनिट की कीमत 0.6 के रेट के हिसाब से, नेक्स्ट 100 यूनिट की कीमत 0.8 और नेक्स्ट 45 यूनिट की कीमत $1 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. तो ये आ जाएगी 120, 80 और 45 इंटू 145, तो 245 आपके पास आंसर आ जाएगा. व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग? ये आपके पास फ्लोर एरिया है, डी. व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपोर्शनिंग फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड फैक्ट्री बिल्डिंग? तो आपके पास जो कॉस्ट है फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे अपोर्शन की जाएगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे. नेक्स्ट है कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है शायद, अ बिजनेस मेंटेन an inventory control database for each item of inventory. The file contain a quantity of free inventory for the item. For inventory item this, the current quantity held by the business is 400. The store department has received requisition, बल्कि इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आप लोगों का टेस्ट लेबर एंड ओवरहेड का लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनी एम्प्लॉयज 20 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड 10 इनडायरेक्ट स्टाफ. नॉर्मल ऑपरेशन आवर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के लिए वो 38 आवर्स हैं पर वीक और तमाम एम्प्लॉयज़ को $5 की पेमेंट की जाती है. ओवर टाइम रेट प्लस 50% है. ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर 44 आवर फॉर द जनरल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. तो इसका मतलब है कि जो भी ओवर टाइम है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है. व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड? तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस किया है. पहले हमने देखना है कि एक इनडायरेक्ट स्टाफ के हवाले से कितनी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन ऑफ हेड या इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी. पेमेंट उन्हें नॉर्मली की जाती है $5 फॉर 38 आवर्स
वीक। तो $5 के हिसाब से ये पेमेंट आ जाएगी 76, 152 और 190, राइट। इसके अलावा जो उन्होंने 6 आवर्स का ओवर टाइम किया, कैसे 6 आवर्स का, क्योंकि 38 आवर्स उनके नॉर्मल हैं, 44 आवर्स वो काम कर रहे हैं, 6 आवर ओवर टाइम कर रहे हैं। नॉर्मल रेट अगर 5 है तो 5 में ही अगर 5 का 50% ऐड कर दिया जाए, 50% ऑफ 5, तो ये आपके पास रेट आ जाता है 7.5। तो इन 6 आवर की पेमेंट 7.5 रेट के हिसाब से आ जाएगी 45। सो इनडायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर की टोटल पेमेंट 235 है। 10 अगर इनडायरेक्ट लेबर हैं तो उनकी टोटल पेमेंट 2350 आ जाएगी। अब डायरेक्ट लेबर ने जितने ओवर टाइम किए हैं उनका ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ आपका इनडायरेक्ट लेबर में शामिल होगा। डायरेक्ट लेबर ने भी 6 आवर्स का ओवर टाइम किया है और उनका सिर्फ प्रीमियम अगर हम बात करें तो वो 2.5 बनता है, 50% ऑफ 5। तो ये आपके पास $15 की कॉस्ट आती है। और कितने डायरेक्ट लेबर हैं, 20 डायरेक्ट लेबर हैं, तो 15 इंटू 20 ये आ जाएगी कीमत 300 डायरेक्ट लेबर की ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट। तो ये 2650 इन टोटल आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। विद विच कॉस्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंसर्न, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके पास किस कॉस्ट से कंसर्न है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप वेरिएबल एंड फिक्स दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, तो वो आपके पास डी ऑप्शन बनता है। एस्पेक्ट्स ऑफ पेरोल इंक्लूड एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट, एम्प्लॉई स्टेट बेनिफिट, इनकम टैक्स एंड सैलरीज। विच ऑफ द अबव आर कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट क्या है। एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है एम्प्लॉई की सैलरी प्लस एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है। बाकी तो एम्प्लॉई की जो कंट्रीब्यूशन है और इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है वो एम्प्लॉई की पे में से ही होती है। सो इट वुड बी 1 and 4, ऑप्शन ए। देन अगेन आपके पास वो पीस वर्क रेट का है, डिफरेंशियल पीस रेट का। देर आर 210 यूनिट दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, 17 रिजेक्ट हो गए, तो बाकी आपने 193 यूनिट के हवाले से कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट 100 यूनिट की कैलकुलेशन 0.2 के रेट पे और नेक्स्ट 93 की कैलकुलेशन 0.3 के रेट पे। तो ये आपने करके देखना है कि क्या आंसर आता है। It is possible for an item of overhead expenditure to be shared among several cost centers. It is also possible that an item of overhead expenditure may relate to just one specific cost center. Which term is used to describe charging an item of overhead to just one cost center? तो वो allocation होती है कि जहाँ पे एक कॉस्ट को सिर्फ एक ही कॉस्ट सेंटर को रिलेट किया जाता है। What would be the most appropriate basis for apportioning machinery insurance cost to cost center within a factory? तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो या मशीनरी की इंश्योरेंस हो, वो वैल्यू ऑफ मशीनरी की बेस पे की जाती है। सो इट वुड बी डी। अगेन फ्री इन्वेंट्री का क्वेश्चन है जिसे अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, कंपनी के पास 30 डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टाफ है, 15 इनडायरेक्ट प्रोडक्शन स्टाफ है। नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर जो है 37 आवर्स हैं और सारे स्टाफ को $8 की पेमेंट की जाती है। ओवर टाइम अगेन सब क्वेश्चन में वही आ रहा है, रेट प्लस 50%। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक ऑल एम्प्लॉयज़ ने 42 आवर्स काम किया, यानी हर एक ने 5 घंटे ओवर टाइम किया। आपसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी जा रही है और वो जनरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। रिमेंबर, अगर जनरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है तो इनडायरेक्ट लेबर की तो कोई कॉस्ट डायरेक्ट लेबर में शामिल नहीं होगी। डायरेक्ट लेबर के जो बेसिक 37 आवर्स हैं उनकी भी बेसिक रेट पे पेमेंट 8, ये भी डायरेक्ट है। और जो 5 उन्होंने ओवर टाइम आवर्स किए हैं उनकी भी बेसिक रेट की पेमेंट डायरेक्ट लेबर में शामिल होगी। तो 37 इंटू 8 296 प्लस 40, दिस इज 336। और 336 एक लेबर की है तो हमारे पास 30 लेबर हैं, 30 लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 10,080। सो दिस विल बी योर आंसर। अगेन पीस रेट सिस्टम का है, 512 यूनिट उसने मैन्युफैक्चर किए, 17 रिजेक्ट हो गए, बाकी यूनिट की आपने कैलकुलेशन करनी है।
121, it is expected that a product will take 36 minutes to produce. In a period of 180 hours, 325 units are made. Bonus of half the time save is paid to employee. Wage rate 8 है. तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टाइम अलाउड क्या है. एक यूनिट अगर 36 मिनट में बनता है तो आपके पास 325 यूनिट कितने टाइम में बनने चाहिए. सो इट वुड बी 325 इंटू 36 मिनट्स. ठीक है, ये मिनट में आंसर आएगा. फिर इसे डिवाइड करेंगे, एक आवर में 60 मिनट होते हैं तो 60 से, ताकि आपका आंसर आवर में आ जाए. 325 मल्टीप्लाई विथ 36, ये मिनट में आंसर आ गया. डिवाइड किया 60 से तो ये 195 आवर्स आपके पास अलाउ थे. टाइम सेव कितना आएगा. टाइम अलाउड 195, टाइम टेकन 180, इनका डिफरेंस 15 आवर्स. राइट. अब 15 आवर आपने सेव किए हैं, जिनकी वैल्यू, अगर एक घंटे की वैल्यू $8 है तो 15 आवर की वैल्यू आ जाएगी 120. और इसका हाफ जो है वो पे किया जाएगा एम्प्लॉय को, तो 120 का हाफ क्या आ जाएगा 60. सो दिस इज द बोनस पेड टू एम्प्लॉय. In a payment by result scheme, employees are paid a bonus based on hours saved at a wage rate. Bonus payable to employees calculated as the hours saved multiplied by ratio of time saved to time allowed. तो रेशियो ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड को कैलकुलेट करके उसे हार सेव से मल्टीप्लाई करना है. सो इट वुड बी टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय आवर सेव्ड. टाइम सेव टू टाइम अलाउ जो आपके पास रेशियो है उसे आवर सेव, और उसके बाद जो वेज रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसे हमने कंसिडर करना. एम्प्लॉय ने 480 यूनिट प्रोड्यूस किए 72 आवर्स में. एक यूनिट बनाने के लिए नहीं, द टाइम अलाउड इज उन्होंने गिवन है, दिया हुआ है 108 घंटे. तो टाइम सेव कितना आएगा, 108 घंटे अलाउ थे, 72 आवर्स में काम किया तो 36 आवर्स सेव किए. अब टाइम सेव इस फार्मूले के मुताबिक 36 आवर, टाइम अलाउड 108. तो आप आवर सेव जो किए हैं 36, उनकी प्राइस फाइंड आउट करेंगे $10 पर आवर के हिसाब से, तो 360 आ जाएगा. इसे सॉल्व आउट करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 360. सो ये 120 आपके पास बोनस आ जाता है. लेकिन उन्होंने तो बोनस नहीं पूछा, उन्होंने टोटल अमाउंट पूछी है. पिछले सारे क्वेश्चन में उन्होंने बोनस पूछा था. तो 120 आपके पास यहाँ पे बोनस आ गया, जबकि उसकी 72 आवर्स की पेमेंट बेसिक रेट 10 आवर्स के हिसाब से 720 आ जाएगी. 720 उसकी बेसिक पेज, 20 उसका 120 उसका बोनस, टोटल 840 उसकी पेमेंट आ जाएगी. अ कंपनी ऑपरेट अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम. जॉब 812 को 60 का डायरेक्ट मटेरियल लगा, 40 ऑफ डायरेक्ट लेबर और 20 ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट लेबर को $8 पर आवर के हिसाब से पे किया जा रहा है. प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ $16 पर डायरेक्ट लेबर आवर, एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एज अ 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो आपके पास यहाँ पे अगर आप लेबर को $40 की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितने की पेमेंट कर रहे हैं, $40 की, $8 पर आवर के हिसाब से, तो ये कितने नंबर ऑफ आवर की पेमेंट है. $40 अगर पेमेंट की जा रही है, एक रेट पर आवर $8 है, तो आप कितने डॉलर की पेमेंट कर रहे हैं. दिस वुड बी फॉर 5 आवर्स. नंबर ऑफ आवर्स आपके पास आ जाएंगे 40 डिवाइडेड बाई 8, यानी टोटल वेजेस को वेज रेट से डिवाइड कर दिया 5 आवर्स की. अब हम बनाते हैं इसकी जॉब की शीट. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आ गया 60, डायरेक्ट लेबर आ गई 40, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे 20. तो ये टोटल आपके पास अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास $16 पर आवर है, तो देर आर 5 आवर्स, तो 16 इंटू 5 प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे आपके पास 80.
देन उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट आपके पास ये है 60 + 40 + 20, तो ये 120 का 60% नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाते हैं 72। अब इन सबको सम अप करेंगे तो ये 272 की आपकी कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ तक आप लोग देख लें क्वेश्चन, क्योंकि इतने अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज़ वेल इनफ। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में देखेंगे।